गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लेक्चर आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होने वाला है उसी से रिलेटेड है एंड इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। आधिकारिक भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ये आपका पीसीएस जे से भी इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और ये अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन और आगे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 343, 344 टू 351 तक पढ़ेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। भारतवर्ष की आधिकारिक भाषा क्या है? भारत में आधिकारिक भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। The provisions relating to official language under Constitution are provided under Article 343 to 351। 343 से 351 तक में ये प्रोविजंस बताए गए हैं जिनमें बताया गया कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। जो आर्टिकल 343(1) है ये बताता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी। हिंदी होगी इन देवनागरी स्क्रिप्ट and the form of numerals to be used for official purpose of the union shall be the international form of Indian numerals। जो इंटरनेशनल फॉर्म है इंडियन न्यूमरल्स की, वो वाली फॉर्म जो है न्यूमरल्स के लिए यूज की जाएगी और जो हिंदी होगी वो देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी। लेकिन आर्टिकल 343 का जो सेकंड पार्ट है वो प्रोवाइड करता है द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स। मतलब शुरू के 15 साल तक जो है जो ऑफिशियल यूज होगा, ऑफिशियल पर्पस के लिए जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? इंग्लिश होगी। और इस बीच में एक कमीशन बनाया जाएगा आर्टिकल 344 में और उस कमीशन के रिकमेंडेशन पर जो है हिंदी का जो यूज है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और इंग्लिश को धीरे धीरे कम करके हटा दिया जाएगा। Restriction on use of English language for all or any of the official purpose of the Union and other recommendations as provided under Article 344। तो जो कमीशन बनाने जाना था उसको क्या क्या बताना था कि प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी कैसे किया जाए, हिंदी का यूज को की प्रोग्रेस के लिए काम करना और इंग्लिश को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हटाया जाए, ये चीजें उस कमीशन को बतानी। लेकिन आर्टिकल 343 का थर्ड खंड क्या कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो 15 साल के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज को चालू रख सकती है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए इन प्रिटेक्स्ट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदी बाय अदर स्टेट्स, जो दूसरी स्टेट्स हैं नॉन हिंदी स्टेट, उसका कहा गया कि वो अदर स्टेट्स जो है हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए पार्लियामेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 पास किया। इस एक्ट को जरूर याद रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, जो ये प्रोवाइड करता है कि अब इंडेफिनिटली जो है इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा यूनियन में। और जो 15 साल का एक्सपायरेशन पीरियड दिया गया था अब वो समाप्त कर दिया गया, उसके होते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंग्लिश ही यूज की जाएगी। और इस तरह से जो हिंदी को आना था चेंज ओवर करके इंग्लिश की जगह पे, उसको पोस्टपोन कर दिया गया इनडेफिनिटली। अब वो जब सरकार चाहे तब आएगी, वरना अगर सरकार कुछ नहीं कहती है तो कभी भी हिंदी जो है नहीं आएगी, इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी यूनियन की। In Union of India versus Marsoli, AIR 1977, Supreme Court, the presidential order which required training of administrative personnel in Hindi while in service was challenged। मतलब प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास किया गया कि कुछ डिपार्टमेंट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल हैं उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो हिंदी में होगी, इसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वैलिड है, प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 345 जो है वो प्रोवाइड करता है द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे बाय लॉ अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन द यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द। मतलब स्टेट डिसाइड कर सकता है कि वहां पे कौन सी लैंग्वेज रहेगी, या हिंदी रहेगी या एक से अधिक भाषाएं रहेंगी। लेकिन इसका प्रोविजन अगेन वही प्रोविजन कर देता है आर्टिकल 345 कि provided that
until the legislature of the state otherwise provided, अगर स्टेट ने कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा तो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी, और जहां जिसके लिए वो पहले भी इंग्लिश के रूप में यूज की जाती रही थी। तो मतलब इनडायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज सब जगह बना दिया गया। राजभाषा हिंदी है बट यूज सब जगह इंग्लिश की जा रही है। Same to same, Article 348 provides that the language to be used in the Supreme Court and the High Court for acts, bills, and etc. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part, until Parliament by law otherwise provides, shall be the English language. मतलब जो एक्ट्स पास किए जाएंगे, जो बिल पास किए जाएंगे, जो भी कुछ पास किया जाएगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की लैंग्वेज जो है इंग्लिश रहेगी। हिंदी हमारी राजभाषा है, बट एवरीवेयर वी यूज इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। और 1963 के एक्ट के बाद तो इसको कम इंडेफिनिटली टाइम तक कर दिया गया। इसके ऊपर एक केस है इन मधुलिमय वर्सेस वेद मूर्ति 1971 एआईआर। इसमें जो इंटरवेनर था, एक हैबियस कॉर्पस रिट थी जिसमें इंटरवेनर परमिशन चाहता था कि वो आर्ग्यू कर सके हिंदी में, लेकिन बोथ साउथ के काउंसिल्स जो थे और कुछ मेंबर्स जो थे बेंच के, उनका ये कहना था कि वो उस आर्गुमेंट को नहीं समझ सके क्योंकि वो हिंदी में था। इसलिए उसको कहा गया, ही वाज आस्क्ड बाय द कोर्ट टू एड्रेस द कोर्ट इन इंग्लिश, कि वो इंग्लिश में कोर्ट को एड्रेस करे और टू अलाउ हिज काउंसिल टू प्रेजेंट हिज केस और टू गिव रिटन आर्गुमेंट इन इंग्लिश। मतलब उसको 3 ऑप्शन दिए गए कि या तो वो कोर्ट में इंग्लिश में आर्गुमेंट करे, अपने आप को एड्रेस करे, या कोर्ट को एड्रेस जो है इंग्लिश में करे, या वो अपने काउंसिल को प्रेजेंट करे जो इंग्लिश में आर्गुमेंट करेगा, या वो रिटन आर्ग्यूमेंट दे दे इंग्लिश में। उसने इन तीनों ही सजेशंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट एनी ऑफ दी सजेशंस। Supreme Court held that in the circumstances it was futile to allow the intervener to continue his argument in Hindi. सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसे में इंटरवेनर को आर्गुमेंट हिंदी में करने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता, इट इज फ्यूटाइल, बेकार है, क्योंकि मेंबर्स जो हैं हिंदी नहीं समझ सकते कुछ, या कुछ काउंसिल्स हिंदी नहीं समझ सकते। लेकिन अगर क्लाइंट इंग्लिश नहीं समझ रहा है, इट इज डजेंट मैटर, अगर लेकिन जजेस हिंदी नहीं समझ रहे हैं तो वो आप आर्ग्यू नहीं कर सकते उस चीज में। The language of the court being English and the intervener not being agreeable to any of the suggestions made to him, the only alternative for the court was to cancel his intervention. क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है और इंटरवेनर जो है जो इस चीज के लिए एग्रीड नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसका जो इंटरवेंशन है उसको कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। इसके अलावा आर्टिकल 350 जो प्रोवाइड करता है फॉर द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशंस फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवियंस। अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो ग्रीवियंस को रिड्रेसल के लिए वो यूनियन या स्टेट की जो भी लैंग्वेज है उस स्टेट में अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, एंड इट इज इंग्लिश इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसके अलावा आर्टिकल 351 जो है यूनियन पे ये ड्यूटी इम्पोज करता है कि वो प्रमोट करेंगे द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कि हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा और इस चीज को स्प्रेड करने की ड्यूटी जो है यूनियन पर डालता है, एंड टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया एंड टू सिक्योर इट्स एनरिचमेंट बाय असिमिलेटिंग विदाउट इंटरफियरिंग विद इट्स जीनियस। मतलब उसकी जो जीनियसनेस है हिंदी की, उसमें इंटरफियर किए बिना उसको एनरिच करना, उसको पूरे देश में लागू करने के लिए जो ड्यूटी कास्ट की गई है वो यूनियन पे की गई है। द फॉर्म, स्टाइल एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड इन हिंदुस्तानी एंड इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड इन द 8 लैंग्वेज, इन सब के लिए यूनियन के ऊपर ड्यूटी कास्ट की गई है। wherever necessary or desirable for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondly on other languages. मतलब संस्कृत को भी बढ़ावा देना है, ये ड्यूटी 351 में यूनियन पर इम्पोज की गई है। तो इस तरह से जो आधिकारिक भाषा हमारे वहाँ है, हमारे यहाँ हिंदी राजभाषा है, लेकिन सब जगह यूज इंग्लिश होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इसके लिए 1963 का एक्ट लाया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, इसको आपको जरूर बताना है। इसके अलावा जो तीनों केसेस हैं वो बता दीजिए। 348 में सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज और हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश होगी, एक्ट्स और बायलॉज जो भी बनाए जाएंगे वो इंग्लिश में बनाए जाएंगे, एंड उनका ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाएगा।
इट इज नॉट सो कि हम हिंदी में बनाएंगे और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, हम इंग्लिश में बनाएंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे। व्हेन वी ट्रांसलेट समथिंग, इट इज समथिंग लाइक उसकी भाषा बहुत क्लिष्ट हो जाती है। जब हम हिंदी से इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश थोड़ी टफ हो जाती है, और इंग्लिश से हिंदी में करते हैं तो हिंदी थोड़ी टफ हो जाती है। ट्रांसलेशन इज ट्रांसलेशन। जब ओरिजिनली आप किसी लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसका एक जो रूप आता है वो अलग होता है। तो हमें इंग्लिश में बनाएंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। इन आर दलवाई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1976 का केस है। इसमें जो अपीलांट था उसने चैलेंज किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द पेंशन स्कीम ऑफ तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु स्टेट ने क्या पेंशन स्कीम निकाली थी? उसने कहा था कि जो एंटी हिंदी एजिटेटर्स हैं, मतलब हिंदी के अगेंस्ट में जो एजिटेट कर रहे हैं कि हिंदी नहीं आनी चाहिए, हिंदी गलत है, उनको पेंशन दी जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। जो राज्य का कंसोलिडेटेड फंड है जिसमें जनता का पैसा जा रहा है टैक्स का, उससे उनको पेंशन दी जाएगी जो लोग भी हिंदी के अगेंस्ट एजिटेट कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी, उन्होंने कहा नहीं ये पेंशन स्कीम सही है। बट द अपर कोर्ट held that the pension scheme formulated by the Tamil Nadu government contains the vice of disintegration and fomenting fissiparous tendencies। मीन्स सरकार की स्कीम विघटित करने वाली है जो पेंशन स्कीम है, और यह विभाजित करने वाली प्रवृत्ति को भड़काने वाली है कि आप देश को भड़का रहे हैं कि तुम हिंदी नहीं बोलोगे, और हिंदी और विभिन्न भाषाओं के आधार पर आप लोगों में विद्वेष पैदा करने वाली है, भड़काने वाली है। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि ये स्कीम जो है वाइड है। इसके अलावा कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट इफ एनी स्टेट विल बी एंगेज्ड इन एक्साइटिंग इमोशंस अगेंस्ट हिंदी, कोई भी स्टेट हिंदी के अगेंस्ट इमोशंस को एक्साइट करता है और एनी अदर लैंग्वेज, सच प्रोवोकेशन हैज टू बी निप्ड इन द बड, मतलब उसको तुरंत वहीं पे समाप्त कर दिया जाना चाहिए ऐसे प्रोवोकेशन को, बिकॉज दीज आर एंटी नेशनल एंड एंटी डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज। फर्दर देयर इज नो लेजिस्लेटिव सैंक्शन इन द इंस्टेंट केस फॉर सच पेंशन स्कीम, कोई लेजिस्लेटिव सैंक्शन भी नहीं था। The government by an executive order cannot authorize payment of pension scheme. The pension scheme is unconstitutional and the budget sanction is equally unconstitutional, और इसके द्वारा उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो देना है आपको, इसके अलावा 1963 का एक्ट देना है, एंड जो 3 केस बताए इन तीनों केसेस को देते हुए आप अपना आंसर्स पूरा कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे लगते हैं और आप आगे भी चाहते हैं कि आप अपने लेक्चर डालती रहूं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा लेक्चर, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं आगे और भी लेक्चर्स को बनाऊं, आपके लिए वीडियोस बना के डालूं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई लेक्चर चाहिए तो आप वहाँ पे वो भी कह सकते हैं कि मैडम इस टॉपिक पे कोई लेक्चर डाल दीजिए, एंड आई विल प्रिपेयर अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो, किसी भी लॉ के किसी भी टॉपिक पे। तो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।